गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 2018 के पेपर की दूसरी इकाई के पहले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न था कि संगठन की परिभाषा दीजिए और संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है संगठन की परिभाषा देनी है जो कि आपका 6 अंक का है, और दूसरा पार्ट जो है संगठन के प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है, वो आपका 14 अंकों का है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको संगठन का अर्थ और उसकी परिभाषा लिखनी होगी। देखते हैं क्या होता है संगठन। जैसा कि आपने सुना है कि संगठन में ही शक्ति है और मिलजुल कर ही काम करने से सफलता मिलती है। एक संस्था में भी मिलजुल कर काम करने से लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है और संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके अपना विकास कर सकती है। तो संगठन का अर्थ देखिए, संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सके। अर्थात इस अर्थ में आप देख रहे होंगे कि संगठन एक व्यक्तियों का समूह होता है और यह समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की, क्योंकि संस्था के जो भी उद्देश्य होते हैं वो सभी के वही उद्देश्य होते हैं, तो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के पास में जो भी संसाधन है या जो भी मानव पूंजी है उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है या उनमें या उनके प्रयासों में इस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है कि उनके न्यूनतम प्रयास या थोड़े से प्रयास से ही ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम प्राप्त किए जा सकें या उनके शीघ्रता से लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि संगठन किसी भी संस्था के सभी सदस्यों या कर्मचारियों का एक ऐसा समूह होता है जो मिलजुल कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उन लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं। अब अर्थ लिखने के बाद में आप इसकी परिभाषाएं लिखेंगे। संगठन की परिभाषाओं को हम कई आधार पर लिख सकते हैं। पहला आधार है व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप में। इसमें हम पहली परिभाषा लेते हैं मैकफार्लैंड के अनुसार। मैकफार्लैंड के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है। व्यक्तियों का विशिष्ट समूह जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। अगर इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो वही बात निकल के आती है कि संस्था के जितने भी संसाधन हैं या संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो मिलजुल कर और संस्था के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखकर प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं और शीघ्रता से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रबंध के नेतृत्व में या कुछ लोगों के नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है ताकि परिणाम शीघ्रता से प्राप्त किए जा सके। दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर डेविस के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। इस परिभाषा का सार भी यही है कि संगठन व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के नेतृत्व में, क्योंकि एक समूह को संचालित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, पहल की आवश्यकता होती है। तो उस टोली या उस समूह का एक मुखिया, एक प्रबंधक होता है और उसी के निर्देशन में सभी लोग मिलकर संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे प्रकार की परिभाषाओं में हम आधार लेंगे
संबंधों के ढांचे के रूप में। इसमें परिभाषा है जो होज तथा जॉनसन के अनुसार, संगठन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा कार्य के बीच संबंधों का केंद्र है जो एक तंत्र के अंतर्जाल या ढांचे के रूप में बनाया जाता है। इस परिभाषा में संगठन एक ढांचे के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो संगठन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा कार्य के बीच जो संबंध होते हैं उनका केंद्र बिंदु है या उनका एक अंतरजाल स्थापित करने का प्रयास है, ताकि उन अंतर्जाल के माध्यम से या उस ढांचे के माध्यम से कार्यों को संपादित करके हम परिणाम प्राप्त कर सकें। तीसरे प्रकार की परिभाषा है एक कार्य या एक क्रिया या प्रक्रिया के रूप में। इसमें संगठन को प्रक्रिया माना है, क्रिया माना है, और इसमें जो परिभाषा दी गई है उर्विक के अनुसार, उर्विक ने कहा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना तथा व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना संगठन है। अर्थात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों का विभाजन और व्यक्तिगत लोगों को दिए गए कार्यों में तालमेल बैठाना, उनके कार्य के संपादन को ध्यान में रखना और ऐसी स्थिति में उनको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। अंत में सभी को आधार मानते हुए हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं संगठन उन व्यक्तियों का समूह है जिनमें आपसी औपचारिक संबंध होते हैं तथा वे अपनी संस्था के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक एवं समन्वित रूप से किसी एक नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। संगठन एक बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, उनमें आपसी औपचारिक संबंध होता है। औपचारिक संबंध से हमारा अभिप्राय है कार्यों के कारण उनमें आपस में जान पहचान होती है, ये अधिकारी है, ये इस विभाग में काम करता है, तो उनमें औपचारिक संबंध पाया जाता है तथा वे अपनी संस्था के जो भी सामान्य उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से मिलजुल कर समन्वित रूप का मतलब है तालमेल बैठाकर और किसी एक नेता के नेतृत्व में वो कार्य करते हैं ताकि कार्यों में टकराव न हो, कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो, शीघ्रता से कार्यों को संचालित करके और लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमको लिखना है संगठन के सिद्धांत। उन सिद्धांतों की हमें व्याख्या करनी है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं संगठन के। संगठन के प्रमुख सिद्धांत हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, आपको उनको जब आंसर दें तो उनको व्याख्या करनी है। 4-4, 5-5 लाइन में एक एक सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं। पहला सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत संगठन का पहला सिद्धांत है और यह सिद्धांत बताता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए तथा ये उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए ताकि प्रत्येक विभाग कर्मचारी उन उद्देश्यों को समझकर अपने कार्यों को शीघ्रता से संपादित कर सकें। दूसरा सिद्धांत आ रहा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकाधिक कार्य कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कर्मचारी को वही काम सौंपना चाहिए जिसको करने में वह कुशल है। अर्थात स्पेशलाइजेशन को आधार माना है। जो व्यक्ति या जो कर्मचारी जिस क्षेत्र में पारंगत है उसको का प्रयोग उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिए तथा उसको उसकी इच्छा और रुचि के अनुरूप कार्य देना चाहिए ताकि वह शीघ्रता से संपादित कर सके और संस्था को उसका लाभ प्राप्त हो सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति फील्ड में
ज़्यादा बेटर समझता है अपने आप को, तो उसे फील्ड का काम ही सौंपना चाहिए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में ही काम करना चाहता है तो उसे ऑफिस में ही काम देना चाहिए। अगर मान लीजिए इनको अपोजिट वर्क दे दिया जाए तो ये मन लगाकर कार्य नहीं कर पाएंगे और संस्था का कार्य शीघ्रता से संपादित नहीं हो पाएंगे। तो जिस क्षेत्र में पारंगत हैं उनको उसी की इच्छा के अनुरूप कार्य देने चाहिए और उनकी पूर्ण क्षमता एवं योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए विशिष्टीकरण को आधार मानकर, ताकि संस्था अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। तीसरा सिद्धांत आता है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। अर्थात यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक संस्था में प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारियों में समन्वय स्थापित होना चाहिए, तालमेल स्थापित होना चाहिए, उनके कार्यों में टकराव नहीं होना चाहिए, या उनमें एक तरीके से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक विभाग के द्वारा कार्य हो गया, दूसरे विभाग के कारण वो अभी डिले चल रहा है, देरी से संपादित होगा। कार्यों में समन्वय का होना ज़रूरी है, तो उनमें तालमेल होना ज़रूरी है और सभी विभागों में परस्पर तालमेल होना चाहिए ताकि तालमेल स्थापित करके लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। चौथा सिद्धांत है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण, किसी भी संस्था में श्रम शक्ति या जो भी मानव पूंजी है उनको नियंत्रित करना आवश्यक है। ये सिद्धांत बताता है कि कर्मचारियों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि एक प्रबंधक द्वारा सफलतापूर्वक उनको नियंत्रित किया जा सके। ऐसा भी नहीं हो कि इतने कर्मचारी हो और वहाँ पे प्रबंधकों की संख्या कम हो कि संपूर्ण कर्मचारियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। तो अगर आवश्यकता पड़े तो प्रबंधकों की संख्या में विस्तार कर लेना चाहिए, या जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी कार्यों की देखरेख करने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रबंधकों की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत है व्याख्या का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत आ रहा है आपका व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या का सिद्धांत बताता है कि कोई भी संस्था में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, उसके अधिकार क्या होंगे या उसके दायित्व क्या होंगे। इन सभी चीज़ों की व्याख्या होनी चाहिए, इन सभी का स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि हर कोई इन चीज़ों को समझकर अपने कार्यभार को समझकर कार्यों को संपादित कर सके और उनमें ऐसी स्थिति नहीं हो, कन्फ्यूज होने की स्थिति नहीं हो कि किसको क्या काम करना है, कौन क्या करेगा, तथा स्पष्ट सीधी सी बात है। ये सिद्धांत बताता है स्पष्ट कार्य विभाजन एवं अधिकार एवं दायित्व, ताकि टकराव की स्थिति न हो और कार्यों का शीघ्रता से संपादन हो जाए। छठा जो अपना आ रहा है सिद्धांत आ रहा है आदेश का सोपानिक सिद्धांत। आदेश का सोपानिक सिद्धांत, ये सिद्धांत बताता है कि जो आदेश हों वो एक क्रम में हो, एक रेखीय आदेश होने चाहिए। यानी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद में वर्कर आने चाहिए। तो एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके द्वारा सीधे एक कर्मचारी को आदेश नहीं दिए जाने चाहिए, वो आदेश ऊपर से नीचे की ओर होने चाहिए, एक रेखीय क्रम में होने चाहिए ताकि उन आदेश शीघ्रता से पूरी संस्था में पहुंचाए जा सकें और उन आदेशों की पालना करवाई जा सके। तो एक रेखीय रूप में आदेशों
को दिया जाना चाहिए, अर्थात बड़े कर्मचारी द्वारा अपने अधीनस्थ को उससे वह अपने से निचले स्तर के अधीनस्थ को और उससे निचले वाले अधीनस्थ को आदेश दे, ताकि आदेश शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाए जा सकें और उनको देखा जाए कि आदेशों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। 7वां सिद्धांत आता है अधिकार व दायित्व का सिद्धांत। किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। तो यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारियों को दायित्वों सौंपने के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए, ताकि वह उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने दायित्वों को पूरा कर सके और संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। 8वां सिद्धांत आ रहा है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। आदेश की एकरूपता का सिद्धांत का मतलब है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, ताकि वह उन आदेशों की पालना कर सके। अगर एक समय में एक से ज़्यादा आदेश प्राप्त हो जाते हैं तो वह निर्णय लेने में असक्षम होगा कि किस आदेश की पालना पहले की जाए और कौन से आदेश को इस समय छोड़ दिया जाए, जिसका प्रभाव यह भी होगा कि कई बार ऐसा होगा कि जो अति महत्वपूर्ण आदेश है उसकी पालना नहीं हुई और ऐसे आदेश की पालना कर ली गई जिसकी अभी पूर्ति करना या पालना करना भी आवश्यक नहीं है। तो कर्मचारी प्रबंधकों के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह आदेश की एकता का सिद्धांत अपनाएं और आदेश एक समय में कर्मचारी को एक ही आदेश दें, ताकि वह उनको पूरा कर सके। उसके बाद में 9वां सिद्धांत आ रहा है अंतिम दायित्व का सिद्धांत। अंतिम दायित्व का सिद्धांत चाहे कार्यों का विभाजन भले ही कर्मचारियों में या अधीनस्थों में कर दिया जाए, लेकिन अंतिम दायित्व अधिकारी का ही होना चाहिए। यह सिद्धांत इसी बात पर प्रकाश डालता है कि अंतिम दायित्व अधिकारी का ही होगा। जवाबदेही जिसे हम कह सकते हैं, जवाबदेही मुखिया की ही होगी या प्रबंधक की होगी। भले ही उसने वो कार्य अपने अधीनस्थों से करवाया है या कर्मचारियों से करवाया है, लेकिन अंतिम रूप में वह जवाबदेही से या उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता और ऐसी स्थिति में प्रबंधकों की ही यहाँ पर दायित्व होगा किसी भी कार्य के लिए। 10वां जो सिद्धांत आ रहा है अपवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो सामान्य कार्य हैं उनका विभाजन कर देना चाहिए और दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनका करने के अधिकार अधीनस्थों को दे देने चाहिए। केवल महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण और अपवादपूर्ण मामलों पर निर्णय करने का कार्य ही अधिकारियों के पास में होना चाहिए या उन पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च अधिकारियों के पास में होना चाहिए। सामान्य जो कार्य हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार कर्मचारियों को सौंप देना चाहिए, जिसे हम केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं प्रबंधकों को वो अपने पास सीमित रखने चाहिए और जो सामान्य निर्णय लेने के कार्य होते हैं उनका विस्तार करना चाहिए। 11वां सिद्धांत देखते हैं एकात्मक निर्देश का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि संस्था की एक ही योजना होनी चाहिए, वो योजना स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए और संगठन के प्रत्येक विभाग को योजना के बारे में पूर्ण जानकारी हो, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो और उसी योजना के द्वारा प्रत्येक विभाग कार्य करे, अर्थात जो स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और उनकी पालना कर्मचारी करके कार्यों को संपादित करे। 12वां जो सिद्धांत आ रहा है अनुरूपता का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकारों का टकराव न हो, अर्थात एक संस्था की
संगठन संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि विभिन्न पदाधिकारी के अधिकार एक दूसरे से न टकराएं। समान दायित्व वाले अधिकारियों के अधिकार भी समान ही होने चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। अनुरूपता होने से ही कार्यों का समुचित निष्पादन संभव होता है। अर्थात ये सिद्धांत इस बात पर जोर डाल देता है कि बिना पक्षपात किए हुए अधिकारों का विभाजन पद के अनुरूप होना चाहिए और बिना भेदभाव किए हुए एक अच्छा कार्यात्मक वातावरण तैयार करके और लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। 13वां सिद्धांत आता है सरलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संगठन का ढांचा सरल हो ताकि प्रत्येक कार्यों का निष्पादन कम से कम समय में हो जाए, उनको करने में कोई कठिनाई नहीं हो, कार्यात्मक वातावरण स्थापित हो, कार्य सरल हो, कर्मचारियों के योग्यता अनुसार उनकी क्षमता के अनुसार उनका कार्य विभाजित किया जाए। एक सरल वातावरण या ढांचा तैयार करके ही कार्यों को शीघ्रता से संपादित किया जा सके। 14वां सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि निरंतरता का होना जरूरी है, क्योंकि लगातार चलना, जो कछुआ है वो लगातार चलता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। निरंतरता जरूरी है। ऐसा नहीं है एक दिन तो बहुत अधिक कार्य कर लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन कार्य नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत इस संगठन की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। संगठन ऐसा होना चाहिए कि व्यवसाय की आवश्यकताओं को वह निरंतर पूरा करे और कार्यों को निरंतरता रूप से करे, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। अगर उनमें आवश्यकता हो तो परिवर्तन भी किए जा सके। तो निरंतरता का सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है कि संस्था के लिए जो कार्यात्मक ढांचा है वो निरंतर रूप से प्रयासरत रहकर लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे। 15वां सिद्धांत आता है समुचितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही तैयार करनी चाहिए, उनमें समुचितता होनी चाहिए और उसी संगठन की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, संसाधन है, कर्मचारियों की संख्या है, उनको पहले विश्लेषण ये कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, कार्यों का विभाजन करना चाहिए और संस्था अपने लक्ष्यों का निर्धारण करे। 16वां सिद्धांत आ रहा है लचीलापन का सिद्धांत। ये सिद्धांत हर क्षेत्र में ज़रूरी है। लचीलापन का मतलब कि नियम कठोर भी नहीं हो उनमें, क्योंकि समय परिस्थिति स्थिर नहीं रहती है और समय और परिस्थिति में परिवर्तन आता है या बदलाव आता है। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार या बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सके, ताकि जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं या जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनका शीघ्रता से सामना किया जा सके। तो यह सिद्धांत यह बताता है कि संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए ताकि परिस्थिति अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसे बदला जा सके एवं संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। तो इस तरीके से आपको संगठन का अर्थ, परिभाषा और संगठन के सिद्धांतों की इस प्रश्न में व्याख्या करनी है। धन्यवाद।